देखिए सबसे पहले जो डिस्कशन होनी है वो होनी है DHCP इन ए राउटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। DHCP की एक इनहेरेंट जो वे ऑफ वर्किंग है उसे अगर आप देखें, यानी जब भी क्लाइंट DHCP को डिस्कवर करता है तो वो डिस्कवरी किस बेस पे होती है, ब्रॉडकास्ट की बेस पे, ठीक है। क्लाइंट जो है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है और सर्वर जहाँ भी होता है उस ब्रॉडकास्ट पे रिस्पॉन्ड करता है। आपको पता है ब्रॉडकास्ट के रेफरेंस से एक इशू है छोटा सा, जब आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं तो कौन सी डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है? अली, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? सर्वर, राउटर, ठीक है। राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स। तो राउटर जो है उसका एक बिहेवियर है और वो बिहेवियर ये है कि राउटर डजंट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को राउटर फॉरवर्ड नहीं करता, यानी एक नेटवर्क से सुन के ब्रॉडकास्ट उसे दूसरे नेटवर्क में नहीं फेंकता, फिल्टर हो जाती है। इसीलिए हम राउटर को ब्रॉडकास्ट फिल्टरिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब सोचें, लेट्स अज्यूम आपके पास DHCP है जो नेटवर्क के एक साइड पे लगा और क्लाइंट नेटवर्क दूसरे में, दरमियान में राउटर है, दो नेटवर्क को राउटर्स कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। नेटवर्क 1 में DHCP सर्वर है, नेटवर्क 2 में DHCP क्लाइंट है। तो क्या उस क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट DHCP सर्वर तक पहुंच सकेगी? आंसर इज नो। अब इसके दो सॉल्यूशंस हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है राउटर बेस्ड और एक है जो विंडोज बेस्ड सॉल्यूशन है, उसे हम देखते हैं। जी सही है सर, ये इन सॉल्यूशन में से एक स्प्लिट जोन नहीं हो सकता? स्प्लिट जोन कैसे होगा? मतलब अगर एक DHCP दूसरे उस पे नेटवर्क पे है, अच्छा नहीं, ऑब्वियसली वो नेटवर्क दूसरा है तो वो स्कोप भी डिवाइड नहीं हो सकेगा। आप एक चीज़ जहन में रखें, एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखनी है आपने कि अगर आपके पास दो नेटवर्क हैं और DHCP दोनों नेटवर्क्स को सर्विस कर रहा है तो DHCP पे दो स्कोप होंगे, दो नेट आईडीज, ठीक है, जहन में रखना है, ठीक है। ओके, अब एक सोल्यूशन तो यह है कि हम राउटर पे कोई ऐसी चीज़ कर दें जिसकी वजह से राउटर ब्रॉडकास्ट को दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर दे। उस सोल्यूशन को हम कहते हैं RFC 1542 कंप्लाइंट राउटर। ऐसा राउटर जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क में थ्रू कर दे वो क्या कहलाता है? RFC कंप्लाइंट राउटर। RFC प्रिसाइज अगर हो जाए थोड़ा सा तो RFC 1542 कंप्लाइंट राउटर। RFCs होते हैं इंटरनेट के रूल्स, इंटरनेट के जो इंटरनेट के क्या नेटवर्किंग के रूल्स कह लें, बल्कि टेक्नोलॉजिकल रूल्स, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, ठीक है। जो भी जिस तरह होते हैं ना बैंकिंग में सर्कुलर्स होते हैं, ठीक है, लॉ के भी होती हैं, वर्डिक्ट्स होती हैं, इसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल रूल्स होते हैं वो जिस तरह आपने DHCP जो पढ़ा इसका RFC है 2131। RFC 2131 में DHCP डिस्कस होता है, RFC 1034 में DNS डिस्कस होता है, ठीक है। तो इसी तरह RFC 1542 ये किसे डिस्कस करता है? ब्रॉडकास्टिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, फॉरवर्डिंग ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपका राउटर RFC 1542 कंप्लाइंट है तो ऐसा राउटर बाय डिफॉल्ट राउटर ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता। अगर वो RFC कंप्लाइंट होगा तो उसमें एबिलिटी होगी, आपने तो सिस्को पढ़ा है, सिस्को में दो कमांड्स होती हैं, IP फॉरवर्ड प्रोटोकॉल, वो कमांड्स देके आप उसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा जो राउटर होगा उसमें ये सपोर्ट होगी, इसकी इनेबलमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं है। रेकमेंडेड पता क्यों नहीं है? अगर राउटर पे आप ये फैसिलिटी ऑन करें ना तो वो सिर्फ DHCP नहीं और भी बहुत सारी ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दूसरा जो सोल्यूशन है, ये तो हो गया ना RFC 1542 कंप्लाइंट राउटर, एक ये सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन नंबर 2 है DHCP रिले एजेंट। ये क्या करता है? ये उस नेटवर्क में आप लगाते हैं जहां पे DHCP नहीं है, ठीक है। नेटवर्क 1 में DHCP था, नेटवर्क 2 में क्लाइंट्स थे जिनको DHCP IP एड्रेस आप चाहते थे दे दे, तो आपने नेटवर्क 2 में क्या लगाया? रिले एजेंट। अब क्या होगा जब क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करेगा तो उस नेटवर्क में DHCP तो नहीं है लेकिन रिले एजेंट है। रिले एजेंट के प्रीरेक्विजिट क्या है? सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैटिक IP, वही जो DHCP सर्वर पे। रिले एजेंट पे सर्विस नहीं इंस्टॉल होगी DHCP की,
ठीक है, ये जो रिले एजेंट आप बनाते हैं ये कहाँ से बनाते हैं, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस से, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है, वहाँ जाके आप रिले एजेंट बनाते हैं। तो रिले एजेंट की प्रॉपर्टीज में आप आईपी एड्रेस देते हैं किसका, डीएचसीपी सर्वर का, उसे बताते हैं ये है डीएचसीपी। अब जब क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करता है तो रिले एजेंट उस ब्रॉडकास्ट को कन्वर्ट करता है किसमें, यूनिकास्ट में, क्योंकि यूनिकास्ट राउटर में से गुजर जा सकता है, ठीक है। तो क्लाइंट भेजेगा डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट, रिले एजेंट इस डीएचसीपी डिस्कवर को यूनिकास्ट बना के भेजेगा किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर रिप्लाई में क्या भेजेगा, यूनिकास्ट फॉर्म में डीएचसीपी ऑफर पैकेट, किसको, रिले एजेंट को। रिले एजेंट उस एनवायरनमेंट में क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। अब क्लाइंट क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट, सेलेक्ट करेगा आईपी, अगेन ब्रॉडकास्ट करेगा, रिले एजेंट सुन रहा है ब्रॉडकास्ट, उसी नेटवर्क में है ना जिस नेटवर्क में क्लाइंट है। रिले एजेंट अगेन इस ब्रॉडकास्ट को फिर किस में कन्वर्ट करेगा, यूनिकास्ट। ये कहाँ पे गई, सर्वर के पास। सर्वर ने कहा ओके एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेजमेंट आया रिले एजेंट के पास, रिले एजेंट ने उसे एनवायरनमेंट में कर दिया ब्रॉडकास्ट। यानी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो 4 मैसेजेस हैं, लेकिन अब क्योंकि दरमियान में एक इंटरप्रेटर आ गया इसलिए नंबर ऑफ मैसेजेस 8 हुए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो अब कुछ यूँ है कि ये मैं कहता हूँ राउटर था, ठीक है जी, ये मेरे पास 2 नेटवर्क थे, यहाँ पे लगा हुआ था क्लाइंट, यहाँ लगा हुआ था क्लाइंट, जैसे एड्रेस आप दिलवाना चाहते थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ डीएचसीपी क्लाइंट, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या था, रिले एजेंट, यहाँ मैंने क्या लगाया था, डीएचसीपी रिले एजेंट, इधर काम कर रहा था डीएचसीपी, ठीक है। रिले एजेंट ने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट की, उस ब्रॉडकास्ट को रिले एजेंट ने ट्रांसफर किया यूनिकास्ट में डीएचसीपी सर्वर पे, 2 हो गए। डीएचसीपी सर्वर ने रिप्लाई भेजा रिले एजेंट को, 3 हो गए। यूनिकास्ट रिले एजेंट ने इसे क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट, 4 हो गए, ठीक है सर जी। क्लाइंट ने क्या किया, सिलेक्शन कि ठीक है ये आईपी मुझे दे दो, 5 हो गए। रिले एजेंट ने इस मैसेज को भी कहां फॉरवर्ड किया, सर्वर पे, यूनिकास्ट फॉर्म में, 6 हो गए। सर्वर ने एक एक्नॉलेजमेंट भेजा यूनिकास्ट फॉर्म में क्लाइंट को, और क्लाइंट ने उसे क्या कर दिया, वंस अगेन रिले एजेंट ने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट 8। तो हुई ना 8 ट्रांजैक्शंस, समझ में आती बात। जबकि नॉर्मली जब ये दरमियान में नहीं होता था तो यूनिकास्टिंग तो 4 मैसेजेस होते थे। हुआ कुछ यूं है, ये क्लाइंट है, ये रिले एजेंट है, ये सर्वर है, इन दोनों की कम्युनिकेशन किस फॉर्म में हुई है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है जी। और इन दोनों की कम्युनिकेशन ऐसा ही है ना, 4 यहाँ पे हुई है, 4 यहाँ पे, देख लें ऐसा ही, ये 4 नजर आ रहे हैं, कभी 4 जी। सर जैसे क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करता है और डीएचसीपी, फर्स्ट करें हम एक सिंपल एक नेटवर्क ले रहे हैं जिसमें अभी राउटर नहीं है, डीएचसीपी की पोर्ट 67 ओपन है और वो उस सारे सब इग्नोर करते हैं सर, डीएचसीपी जब वो देखता है कि ये पोर्ट है तो वो मेरे लिए है तो वो पैकेट उसको लेता है। अब रिले एजेंट की क्या पोर्ट, 67। और अगर आपको मैं कहूँ कि ओके नहीं है 67 XYZ है, तो अगला सवाल आपको क्या करना चाहिए, क्लाइंट को क्या पता कि एनवायरनमेंट डीएचसीपी है या नहीं, तो 67 पर भेजेगा। क्या क्लाइंट में कोई ऐसी सेटिंग्स हैं जिसमें मैं बताऊं कि तुमने डीएचसीपी के थ्रू आईपी लेना है या थ्रू एन इंटरप्रेटर, क्लाइंट पे तो आपने आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कर दिया, उसने रिक्वेस्ट भेजनी पोर्ट 67 पे है, तो जो मर्जी आप एनवायरनमेंट में करें, जो भी मेथोडोलॉजी हो, रिस्पॉन्स 67 पे ही करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब जनाब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी सिंपल सी है, इसकी पूरी टेस्टिंग तो मैं ना आपको करवा रहा ना इसकी ज़रूरत है, लेकिन देख लें इसकी, कभी कोई करोड़ में से किसी एक जगह अगर ये यूज़ हो रहा हो तो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे पास है नहीं, मेरे पास नहीं है, मुझे भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये मैं ऐड सर्वर मैनेजर में जाता हूँ, ऐड रोल्स करता हूँ, ये काम कहाँ मैं कर रहा हूँ, रिले एजेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ और एक रोल ऐड करता हूँ, ये ऐड हुआ हुआ तो है नहीं, हाँ ये इसी के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल इसी में होगा, ठहरें, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज ओपन करें, उसी में राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस मौजूद होगा। नेटवर्क पॉलिसी सर्वर में जाएं, एक्सपेंड करें इसे, और अगर नहीं है तो फिर अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ऐड सर्विसेज,
यही जो आपकी इंस्टॉल है ना, इसी की सर्विसेज आपको ऐड रोल सर्विसेज, यहाँ राइट क्लिक करें, इस पर क्लिक करें ज़रा, एक्सपैंड करें, उसके अंडरनीथ आ रहा होगा, उस पर राइट क्लिक करें, ये देखें, इस पर राइट क्लिक करें, ऐड रोल सर्विसेज करें, ठीक है। यहाँ पे अब आपको राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है ना एंड एक्सेस। सर ऐड रोल्स में नहीं किया आपने? नहीं, रोल तो ऑलरेडी ऐड हुआ है ना नेटवर्क पॉलिसी का, उसके ऊपर राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, फीचर ऐड किया तो फीचर नहीं। देखें, अगर आप कोई रोल ऐड करते हैं और उसके सब कंपोनेंट हैं, उनमें से कुछ कंपोनेंट आपने छोड़ दिए, नहीं इंस्टॉल किया, तो फिर आपको रोल सर्विसेज ऐड करनी पड़ती हैं। ये आ रही राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। सर अगर नेटवर्क पॉलिसी में एक्सेस ना किया हो, अगर ना होता फिर तो डायरेक्टली पूरा रोल ऐड करवाएं, रोल की इंस्टॉलेशन में पूछ लेगा आपसे, वहां से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करें, इंस्टॉल कर दें। याद नहीं जब हम वो ब्रांच कैशे इंस्टॉल कर रहे थे तो वो भी इसी तरह यहाँ से आके किया था, फाइल सर्विसेज में से। जी इंस्टॉल हो गया, क्लोज कर दें इसे और ओपन करें। अब ओपन करें नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, उसके अंडर ये यहीं पे आ गया राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पे क्लिक करें, ये आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको राउटर बना दें, इस पीसी को। कैसे बनाएंगे, क्लिक करें इस पे, नेक्स्ट करें, ऑप्शन आएगी लैन राउटर की, कस्टम सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट किया, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट करें तो लैन राउटिंग की ऑप्शन आ रही है, समझ आती है बात। ये सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करके फिनिश कर दें, ओके कर दें। आगे पढ़ेंगे ना। हाँ, रिमोट एक्सेस की लैब है आपके। अच्छा, वो टेस्टिंग पर्पस आपने इस पे तो वैसे डीएचसीपी तो इंस्टॉल किया होगा, क्योंकि वैसे हाँ, ये आप अज्यूम कर लें इस कंप्यूटर पे डीएससीपी नहीं है, क्योंकि जिस पे आप रिले एजेंट करेंगे उस पे डीएससीपी नहीं होगा। अगर डीएससीपी है उस पे तो वाई बॉदर फॉर रिले एजेंट। ओके, ये एक्सपैंड करें, यहाँ पे आपको रिले एजेंट अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज राइट क्लिक करें। ये क्या लिखा हुआ है, न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल, लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स में से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, रिले एजेंट। ये नजर आ रहा है रिले एजेंट, डीएससीपी, ओके कर दें, ये रिले एजेंट ऐड हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके डीएससीपी सर्वर का एड्रेस दे दें, जो भी डीएससीपी है। देखें क्या मांग रहे हैं, रिले एजेंट सेंड्स मैसेजेस टू द सर्वर एड्रेस लिस्टेड बिलो। और किसका एड्रेस दे रहे हैं आप, डीएससीपी सर्वर का जो भी एड्रेस है, ठीक है, वो यहाँ दे दें, ऐड कर दें। ऑब्वियसली स्टैटिक डीएचसीपी का ही स्टैटिक। ये तो हम पहले ही अज्यूम डीएससीपी होता ही स्टैटिक आई है, बोंगे सवाल ना करो अर्शद। ओके, ये हमने कर दिया। एक काम और करना है, राइट क्लिक करना है और वो इंटरफेस ऐड करवाना है जिस पे इसने ब्रॉडकास्ट सुननी है, और वो इंटरफेस इसका वही होगा जिस इंटरफेस पे आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन की, हमारे केस में लोकल एरिया नेटवर्क। अब ओके करूँगा तो एक और पेज आएगा जिसमें आपको कहानी लिखनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, इसको आपने ओके कर देना, ये यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। लेकिन वहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही थी, एक ऑप्शन तो बहुत आसान है, एक ऑप्शन भी आसान है लेकिन उसे समझना पड़ेगा। पहले आप देख लें फर्स्ट ऑप्शन, हॉप काउंट। हॉप काउंट है नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन, जिस तरह रिप में होता है, नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन डीएससीपी रिले एजेंट एंड डीएससीपी सर्वर। हमारे केस में एक राउटर है तो हम यहाँ पे 4 कर दें, 3 कर दें, 2 कर दें, 1 कर दें, चल जाएंगे। लेकिन लेट्स अज्यूम 4 राउटर लगे, एक राउटर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 4 राउटर्स अवे है डीएससीपी सर्वर, और आप यहाँ पे 2 या 3 कर देते हैं तो वो रिक्वेस्ट वहाँ नहीं जा सकती, ठीक है। तो मेक श्योर कि यहाँ जो भी आप नंबर दें दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन डीएससीपी रिले एजेंट एंड डीएससीपी सर्वर। क्लियर होगी ये बात? अगली बात से पहले एक मेरी बात सुने आप, अगले जो बात समझनी है, रिले एजेंट किस मशीन पे इंस्टॉल हो रहा है? विंडोज 7 पे हो सकता है? नहीं हो सकता, विंडोज 7 पे तो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस होती है नहीं। विंडोज विस्टा पे हो सकता है? नहीं हो सकता। सर्वर बेस्ड, इसका मतलब है विंडोज सर्वर 2008 आपको चाहिए, या कोई भी इवन 2003 में भी होता है, पुरानी एप्लीकेशन 94 के ज़माने से।
तो इसका मतलब है रिले एजेंट करने के लिए यू मस्ट हैव सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपनी को सर्वर की कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ जाएगी। तो सर्वर लाइसेंस की कॉस्ट बेयर अगर कंपनी ने कर ली है, सर्वर परचेज कर लिया है, उस पर डीएससीपी इंस्टॉल कर दें। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उस पर डीएससीपी हो जाए ना, उस पर रिले एजेंट हम क्यों करें? अगर आप कहते हैं कि नहीं उधर एक डीएससीपी है तो उस डीएससीपी पे भी आपको 2 स्कोप बनानी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि उधर डीएससीपी था उस पर एक स्कोप थी, उसी में से क्लाइंट सर्विस हो गई। यहाँ पे 2 नेटवर्क चल रहे हैं, राउटर कनेक्ट ही नेटवर्क्स को करता है। अगर यहाँ पे 192.168.0.0/24 है तो इधर होगा अदर देन 0 192.168.1.0। ये जनाब 2 नेटवर्क है, इधर 0 आ रहा है, इधर 1। ये 224 का मतलब होता है 255.255.255.0। ठीक है, तो अब जाहिर है ये डीएससीपी जो आपने लगाया है ये इधर के भी क्लाइंट्स को सर्विस कर रहा होगा। तो एक स्कोप तो इसमें 1 वाली बनेगी, दूसरी स्कोप बनेगी इसमें 0 वाली। ये भी सवाल है कि इसे कैसे पता लगेगा कि कब मैंने 0 में से देना है, कब मैंने 1 में से देना है। इसका भी आंसर हमने ढूंढना है। और दूसरा सवाल ये है कि जब इस रिले एजेंट पे सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर ही दिए तो उस पे डीएससीपी करते हैं, उधर का डीएससीपी अलग चले, इसका अलग चले। तो ओके, यही ज्यादा बेहतर है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, डीएससीपी कर दिया, सर्वर, मसला हल हो गया। अब आपके पास 2 डीएससीपी सर्वर, ठीक है ना। अब ये सोचें कि अगर ये दोनों डीएससीपी सर्वर्स, 2 डीएससीपी तो लग गए हैं, लेकिन अभी ये है कि डीएससीपी नंबर 1 जो है वो सिर्फ नेटवर्क 1 में सर्विस दे रहा है और डीएससीपी 2 जो है वो नेटवर्क 2 में सर्विस दे रहा है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए कि दोनों डीएससीपी कैपेबल हों दोनों नेटवर्क में आईपीज देने के, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर खत्म होता है ना, उसे भी कर देगा। तो अगर मैं इस तरह करूं, अज्यूम करते हैं हम दोनों साइड पे 100 क्लाइंट्स हैं। कितने हैं? 100 क्लाइंट्स। तो ये नेटवर्क 0 वाला है, इस पे मैंने जनाब स्कोप 1 बनाई 192.168.0.1 से लेके 100 तक, 100 एड्रेस हो गए। इस पे मैंने स्कोप बनाई इस नेटवर्क के लिए S1 क्या बनाई 192.168.1.1 से लेके 100 तक। ठीक है, अब मैं कहता हूँ दोनों डीएससीपी दोनों नेटवर्क में एड्रेस दे दें। तो मैं यहाँ पे एक स्कोप 2 बनाता हूँ 192.168.1. वो कहाँ खत्म हुई है? 100 से। तो ये शुरू कहाँ से हो रही है और कहाँ तक जा रही है? इसी तरह यहाँ मैं S2 बनाता हूँ 192.168.0.101 से लेके 200 तक। अब दोनों डीएससीपी दोनों नेटवर्क में एड्रेस दे सकते हैं। अब हमें रिले एजेंट चाहिए ताकि रिक्वेस्ट पर जा भी सके, तो दोनों साइड पे रिले एजेंट लगा। ठीक है, समझ रहा हमने क्या था? बूट थ्रेशोल्ड लगा दिया जी, रिले एजेंट यहाँ भी लग गया, इधर भी लग गया, ताकि दोनों डीएससीपी तक रिक्वेस्ट पहुंच सके। अब मुझे ये बताएं कि जो रिले एजेंट आपने लगाया है इसकी जरूरत कब है आपको? जब दो नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स नहीं, वो तो सही है। इस सिनेरियो में हमें रिले एजेंट की जरूरत सिर्फ उस वक्त है जब डीएससीपी डाउन होगा। अगर डीएससीपी चल रहा है तो वो एड्रेस दे। क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट की, अगर डीएससीपी जिंदा है नेटवर्क का तो वो एड्रेस दे दे। हाँ, अगर वो मुर्दा हो गया है तो फिर रिले एजेंट रिक्वेस्ट को आगे भेजे और रिप्लाई आए और फिर रिले एजेंट आईपी एड्रेस दूसरे राउटर से दूसरे डीएससीपी से दिलवाए। ठीक है ना? ठीक है। बूट थ्रेशोल्ड के सामने क्या लिखा है ब्रैकेट में? ब्रैकेट में 4 सेकंड्स, यानी ये 4 जो है ये सेकंड्स है, इसका मतलब ये टाइम है कोई। ठीक है, बूट थ्रेशोल्ड पता क्या होता है? क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट की, डीएससीपी सर्वर ने सुनी, रिले एजेंट ने भी सुनी, दोनों सुनेंगे ना। रिले एजेंट ने भी सुन ली, अलग से है, ये अलग कंप्यूटर है, और सर्वर ने भी सुन ली। अब अगर सर्वर लाइव है, चल रहा है, तो उसने ऑफर भेजी होगी। ऑफर किस फॉर्म में होती है? ब्रॉडकास्ट। 4 सेकंड में अगर रिले एजेंट को वो ब्रॉडकास्ट रिसीव होगी डीएससीपी ऑफर की, तो रिले एजेंट को पता लग जाएगा कि सर्वर जिंदा है। और अगर 4 सेकंड गुजर गए और ऑफर रिसीव नहीं हुई तो ये रिक्वेस्ट को राउट कर देगा टू द अदर डीएससीपी। यानी बूट थ्रेशोल्ड इज अ लेंथ ऑफ टाइम जो रिले एजेंट वेट करता है लोकल डीएससीपी का कि वो रिस्पॉन्ड कर दे। जी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव इसमें तो सर काफी सारे एक प्रिंट सर्वर लगा उसी पे रिले एजेंट बना दे, फाइल सर्वर लगा उसी पे रिले एजेंट बना दे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर्वर तो होंगे, 2 डीएससीपी लग रहे हैं तो एनवायरनमेंट में सर्वर और होंगे। कोई मशीन जो ऑलरेडी कोई सर्विसेज ऑफर कर रही है
देखिए रिले एजेंट की जो सर्विसेज है वो सप्लीमेंटल है ना, सिर्फ उस केस में चाहिए जब डाउन टाइम कोई आएगा तो आप लगा दें उस पर डीएससीपी। कोई स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशलाइज्ड सर्वर लगाना, डेडिकेटेड रिले एजेंट तो नहीं मांग रहा ना वो आपसे। आप कोई कंप्यूटर जो एज अ फाइल प्रिंट एप्लीकेशन सर्वर एक्ट कर रहा है उसी पे रिले एजेंट भी बना। इसका मतलब सर जो सबसे पहले आपने बनाया था उसमें भी ये वो काम कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता टॉलरेंस है, नहीं, बिल्कुल कर सकता है। मैंने ये जो सारी कहानी बनाई है ना वो ताकि आपको बूट थ्रेशोल्ड समझा सकूँ। ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है, लाइक मैं आपको एक और आंसर देता हूँ उस क्वेश्चन के रेफरेंस से। क्या आप कहते हैं ओके मैंने 2 डीएससीपी नहीं लगाने, मुझे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए डीएससीपी की, एक डीएससीपी लगाना वहीं से सारे आईपी एड्रेस साइन हो, लॉग मेरा एक जगह मेंटेन हो, तो अब रिलीजन लगाना पड़ेगा और आप उस पर डीएससीपी नहीं इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये भी आंसर देके जस्टिफाई किया जा सकता है। एक सवाल रह गया कि डीएससीपी सर्वर को कैसे पता लगेगा कि किस स्कोप में से आंसर लें। सोचें आंसर। यूनिकास्ट आई उसके पास रिक्वेस्ट तो समझ देखिए रेल एजेंट की रिक्वेस्ट किस फॉर्म में आती है, यूनिकास्ट भेजने के लिए क्या जरूरी है, अली आप बताएं, कोई बोलेगा नहीं। यूनिकास्ट भेजने के लिए क्या जरूरी है, कल के लेक्चर में इसका आंसर दिया था। मैं तुम बताओ डीएससीपी कहाँ से आ गया। मैं पूछ रहा हूँ कंप्यूटर यूनिकास्ट करनी है तो कब वो यूनिकास्ट कर सकता है? डेस्टिनेशन का आईपी उसके पास और रॉन्ग आईपी उसके पास अपना आईपी हो, जब तक अपना आईपी नहीं है तो यूनिकास्ट नहीं कर सकता। तो रिले एजेंट के प्री रिक्विजिट में था स्टैटिक आईपी, तो रिले एजेंट की जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें उसका अपना आईपी होगा। जिस नेटवर्क में वो आईपी होगा उसी नेटवर्क में से वो एड्रेस दे देगा। पॉइंट समझ में आता है? और जो लोकल क्लाइंट होगा उसकी रिक्वेस्ट डीएससीपी तक किस फॉर्म में पहुंचेगी, ब्रॉडकास्ट। जब डीएससीपी ब्रॉडकास्ट रिसीव करेगा तो उस स्कोप में से आईपी देगा जिसमें डीएससीपी खुद है, और जब डीएससीपी यूनिकास्ट रिसीव करेगा तो उस स्कोप में से एड्रेस आईपी देगा जहां जिस पे रिले है, जिस रिले से रिक्वेस्ट आई। जिस रिले से बात ये क्लियर होती है? कुर्बान परेशान, कुर्बान परेशान क्या हो अरशद क्लियर? चलो शुक्र है। क्लियर का एक और मतलब भी होता है क्लीन बोर्ड वो था ना फ्रिज खाली से साफ कर देना, उसे बिल्कुल साफ कर दे, वो मुझसे नहीं। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। इसमें मुझे सोचने से कोई और पॉइंट तो नहीं बताने वाला, नहीं और कोई पॉइंट नहीं। ये सर एक बात सर, मतलब कितना सवाल, अगर रिलेशन में कोई फॉल्ट आए तो क्या करेंगे? रिलीजन में फॉल्ट आ जाए कोई मसला नहीं। देखिए फॉल्ट तो कहीं भी आ सकता है। जब भी आप नेटवर्क एनवायरनमेंट स्टैब्लिश करते हैं, मुझसे पूछो अली बताओ क्या मसला है। सर जब क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करेगा सर्वर को, वो डाउन हो गया, ठीक है, क्लाइंट डाउन हो गया, नहीं ये सर्वर तो डीएससीपी, तो 4 सेकंड में रिले एजेंट का जो एक्शन है वो आगे किसको करेगा, वो जो अगला है। क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट रिसीव की, रिले एजेंट पे रिसीव हुई है जी, हो गई है। सर्वर डाउन था तो रिले एजेंट नहीं रिले एजेंट पे रिक्वेस्ट रिसीव हुई, ब्रॉडकास्ट क्लाइंट की डीएससीपी डिस्कवर जी रिसीव हो गई ना। अब वो गिन रहा है, क्या गिन रहा है, 4 3 2 1, ठीक है। इन 4 सेकंड का मतलब है 4000 मिली सेकंड इन 4। और अगर आपके नेटवर्क में लेटेंसी रेट और हाई है तो बढ़ा दें, इसे रोका तो नहीं है किसी ने, 5 कर दें, इसे 10 कर दें। उस टाइम के अंदर अगर सर्वर चल रहा है तो सर्वर क्या भेजता है, डीएससीपी ऑफर जी, ठीक है ना। अगर उस 4000 मिली सेकेंड में सर्वर की ऑफर रेल एजेंट पे पहुंच जाती है तो रेल एजेंट खामोश हो जाएगा कि सर्वर चल रहा है। सही। और अगर वो ऑफर नहीं आती तो फिर रिक्वेस्ट को आगे राउट कर देगा अगली डीएससीपी सर्वर, हाँ दूसरी तरफ के डीएससीपी सही। ये वाला प्रोसेस जो पड़ा और उधर भी सर ये जो हमने यहाँ रिले एजेंट लगाया हुआ है, हाँ ये इसलिए लगाया कि अगर इधर ये वाला काम हो जाता, ठीक है, इसने ये भी तो अलग नेटवर्क है ना, यहाँ से एक क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट की सही, तो अब ये रेल एजेंट इस डीएससीपी का वेट करेगा कि रिस्पॉन्ड, अगर ये 4 सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसके रिस्पॉन्स का इसे पता कैसे लगेगा, ऑफर भी ब्रॉडकास्ट होती है, डीएससीपी ऑफर ब्रॉडकास्ट होता है ना। तो सर इसका जो अगर सर्वर डाउन हो गया इधर तो रिले एजेंट का अपना आईपी है, तो यहाँ से फिर रिले एजेंट देगा क्या यानी कि क्लाइंट को आईपी? बिल्कुल नहीं, रिले एजेंट आईपी दे ही नहीं सकता। हमने कोई स्कोप बनाई है रिले एजेंट में? रिले एजेंट उस रिक्वेस्ट को भेजेगा इस डीएससीपी के पास, सही। इधर वाला रिले एजेंट इससे बात करने के लिए, इधर वाला रिले एजेंट इससे बात करने के लिए। अब अगर आप बोंगा से सवाल करें कि सर फिर वो लोकल से क्यों नहीं बात करता, तो लोकल से क्लाइंट खुद बात कर सकते हैं, उसमें रिले एजेंट की जरूरत नहीं, ठीक है।
ओके जी, ये DHCP इन ए राउटेड एनवायरनमेंट था जिसकी ज़रूरत बहुत मुश्किल है आपको पड़े, लेकिन ये है कि अगर अब आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से हम करेंगे सुपर स्कोप, क्योंकि ये रिलेटेड बातें हैं। सुपर स्कोप करेंगे, लिखें जी सुपर स्कोप। सुपर स्कोप वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ स्कोप्स है। एक से ज़्यादा स्कोप को मिला के, यानी दो स्कोप को मिला के आपने एक स्कोप बना दी है, तो वो क्या करती है, सुपर स्कोप बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सुपर स्कोप के रेफरेंस से पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सुपर स्कोप की जरूरत कब है? कोई इसका आंसर दे सकते हैं? व्हाई सुपर स्कोप इज नीडेड? कौन सा केस है जिसमें आप सुपर स्कोप के बगैर आपका मसला हल नहीं होगा? सर अब आपने बताया कि ये कलेक्शन ऑफ स्कोप्स है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, गौर से सुनना है। स्कोप ज़्यादा है नहीं, एक स्कोप एक नेटवर्क को देता है, आप उस नेटवर्क का सॉल्यूशन ला सकते हैं। नेटवर्क आईडी एक ज़्यादा स्कोप को डिफाइन कर सकते हो, तो सुपर स्कोप ही क्यों? एक से ज़्यादा स्कोप जी सर ये स्कोप की मर्जिंग है। कौन सा? वो जीशान आया है जी। ये जो सुपर स्कोप है ये कलेक्शन ऑफ स्कोप्स की मर्जिंग है। अभी अपने गौर से सुनना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप में से 50% से ज़्यादा लोग इसे नहीं समझ सके, बाकी शायद जाकर रिकॉर्डिंग से मगजमारी कर लें। गौर से समझेंगे बात समझ में आएगी। इतना सा पॉइंट छोड़ा गई सुपर स्कोप, ठीक है? बात समझ में आ रही है? गौर से सुनना है बात। आपका एक DHCP चल रहा है, अभी बुला दें सुपर स्कोप को, मैं केस आपके सामने रखता हूँ कि एक DHCP आपका चल रहा था और आपकी स्कोप उस पर बनी हुई थी 192.168.0.1 से लेके 192.168.0.200 तक। इन्वायरमेंट में कंप्यूटर कितने थे? 200। कंपनी ग्रो हुई, 50 कंप्यूटर और आ गए, आपने स्कोप को 200 तक थी ना 250 तक बना दिया। आपके बॉस ने कहा यार बड़ी तरक्की हो रही है, अगले महीने जो है वो हम 1000 कंप्यूटर और मंगवा रहे हैं। उस वक्त इतना बड़ा खुश हो गए, कहा आप परेशान हो गए, क्योंकि जो क्लास आप यूज़ कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम 254 तक जा सकते हैं, आपका नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं। क्लास C में याद रखिएगा, C क्लास में एक नेटवर्क में मैक्सिमम एड्रेसेस कितने हो सकते हैं? 254 से ज़्यादा है क्लास B पे जाएं, ठीक है? यानी अब आपकी IP एड्रेसिंग चेंज है, ठीक है? आपने कहा कि अब क्या करें, आपने बॉस से कहा कि ये तो नेटवर्क एक ही है, एक ही नेटवर्क में आपके 1500 कंप्यूटर लग रहे हैं। आपने कहा नो प्रॉब्लम, 1500 लग रहे हैं, मैं सैटरडे को, फ्राइडे की छुट्टी आ रही है, फ्राइडे को सुबह आएंगे कर लेंगे। फ्राइडे को आप सुबह आए, आपने क्या किया, DHCP पुराना वाला रिमूव किया, पुराने DHCP पे जो स्कोप था वो डिलीट किया, नया स्कोप बनाया उस DHCP पे 172.16 वाला क्लास B का, जिसमें आपके पास ज़्यादा एड्रेसेस हैं। DHCP का IP एड्रेस चेंज किया, तमाम क्लाइंट्स पे जाके रिलीज रिन्यू किया, बल्ले बल्ले सब पे एड्रेस मिल गया, ठीक है? इन दिस सिनेरियो सुपर स्कोप हमें नहीं चाहिए थी। अब एक और केस है, केस नंबर 2, एनवायरनमेंट ज़रा ज़्यादा मैच्योर है। इशू वही है, बॉस ने कहा कि यार क्योंकि एनवायरनमेंट मैच्योर है इसलिए काम सिस्टमेटिक हो रहा है, ओवरनाइट नहीं हो रहा कि बाद सुबह आके आपको कह रहा है 50 मशीनें जो हैं वो ग्वाल मंडी चौक पे आ गई हैं तो जाके ले आओ, और उससे अगले दिन कह रहा है 1000 कंप्यूटर जो है वो जाके बिलालगंज से ले आओ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैच्योर एनवायरनमेंट है। आपके बॉस ने कहा है कि यार इस साल के एंड पे हमारी कंपनी जो है ग्रो कर जाएगी और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी हमारा एनवायरनमेंट जो है जिस वक्त 250 मशीन्स पे कंसिस्ट कर रहा है वो 1000 पे या 1500 पे चला जाए, ठीक है? उसने आपको भी बता दिया, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर होगा। एनवायरनमेंट मैच्योर है, डाउन टाइम है 0 सेकेंड, ठीक है? माइग्रेशन सीमलेस। सीमलेस माइग्रेशन का मतलब होता है कि बंदा बैठ जाए बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, ये जाके नहीं आपने कहना कि बाईचांस साइट पे मैंने IP config/release रिन्यू करना है, काम कर रहा है वो काम करता रहेगा, एक शिफ्ट वाले लोग जाते हैं दूसरी शिफ्ट वाले आते हैं, यानी 2 इश्यूज हैं। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि सुपर स्कोप कब चाहिए, आपको पूरी समझ में आएगी। पहला इशू IP एड्रेस रीनंबर हो गया। सुपर स्कोप कब चाहिए होती है? IP एड्रेस 2 कंडीशंस हैं, ये पूरी हो रही हैं। अगर ये पूरी नहीं हो रही है सुपर स्कोप नहीं चाहिए। मैंने जो आपको पहला केस स्टडी बताया उसमें कंडीशन नंबर 1 तो ट्रू हो रही है या नहीं कि IP एड्रेस रीनंबर हो रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट कैसा था जिसमें आप छुट्टी वाले दिन आके सुबह से लेकर शाम तक बैठ के कर गए, ठीक है ना? ये एनवायरनमेंट जो हमने अब कंसिडर किया ये सीमलेस माइग्रेशन रिक्वायर करता है, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस एनी ट्रबल IP एड्रेस ट्रांसफर हो जाए किसमें? नए वाले स्कोप में।
आईपी एड्रेसिंग रीनंबर हो रही है, आईपी नेटवर्क आपका रीनंबर हो रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी, सीमलेस माइग्रेशन नीडेड है। अब सुपर स्कोप चाहिए, ठीक है। अब आपको ऐसा एक सिस्टम चाहिए जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो फेजेस में जा सके नई स्कोप पे। कुछ अरसे तक 192 वाले यूज हो रहे हैं, वो भी यूज होते रहे, 172 वाले भी शुरू कर दे, पुराने वाले जो आ रहे हैं उनको 172 पे लेके जाए, ठीक है। लेकिन जब वो आएंगे तभी लेके जाना है ना। अभी वो 192, आधे 192 पे चल रहे हैं, आधे 172 पे चल रहे हैं, दोनों कम्युनिकेट भी करें। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सारी जब रिक्वायरमेंट हो, सुपर स्कोप चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा डीएससीपी का एक बिहेवियर है जो आपने अभी रिलेशन में पढ़ा, कि जब भी डीएससीपी ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है तो वो किस स्कोप में से एड्रेस देता है? जिसमें वो खुद होता है, जिसमें से वो होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने केस स्टडी अभी कंसिडर किया है, इसमें आपके पास पहले चल रही थी ये स्कोप, फॉर एग्जांपल ये 1 से लेके 250 तक चली गई थी, 254 तक कर गए, ये नहीं, ये थी आपकी ओल्ड स्कोप। न्यू जिसमें अब आप जा रहे हैं वो कौन सी है? 172.16 0.1 से लेके 0 1 2 3 4 लेंथ 4.255, ये आपके पास 1500 से ज्यादा एड्रेस है, ठीक है। पूरी लिख देता हूँ, 172.16.4.255/16 इस स्कोप पे जाना है। अब ज़ाहिर है डीएससीपी का एड्रेस तो ओल्ड वाला है, वो इसमें से होगा, यही होगा ना। ये स्कोप चल रही थी, इसी में से एक एड्रेस डीएससीपी को दिया। मैं डीएससीपी को किस तरह फोर्स करूं कि उसका एड्रेस ये है लेकिन एड्रेस इसमें से दे? इसका आंसर है सुपर स्कोप। क्योंकि सुपर स्कोप में ये दोनों स्कोप क्या हो जाएंगी? ग्रुप। तो आप इन्हें नहीं देखेंगे, अब आप किसे देखेंगे? सुपर स्कोप को। क्या उस सुपर स्कोप में इसका एड्रेस है? सुपर में है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो ग्रुप हो जाती है। मैं आपको टेक्निकली करके दिखाता हूँ, देखें। बल्कि हम एक क्लाइंट भी बना लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। सर एक चीज थी कि आपने मतलब अभी आपने कहा कि डीएससीपी देगा ही उसी स्कोप से आईपी जिस स्कोप में या जिस नेटवर्क पे। हाँ, ये डीएससीपी का बिहेवियर था ना, इसी बिहेवियर से निपटने के लिए हमने सुपर स्कोप बनाई है। वो जो पहले रिले एजेंट में भी तो हम दो नेटवर्क्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी तो एक ही डीएससीपी विदाउट दी सुपर स्कोप दूसरे नेटवर्क को भी आईपी दे रहा था अपने ही स्कोप से। ब्रॉडकास्ट थी, ब्रॉडकास्ट के अगेंस्ट जिस नेटवर्क में एड्रेस दे रहा था जी, वो तो यूनिकास्ट कर रहा था। मैंने भी कहा कि डीएससीपी जब भी ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है, ओह यस, बहुत मुझे ब्रॉडकास्ट पूरी बात याद रखें, तो वो दूसरे नेटवर्क से रिसीव करेगा। पूरी बात याद रखें, फिर बात बनेगी। यही तो की पॉइंट है। अच्छा, सबसे पहले सिंपली एड्रेस जो है वो दिलवाते हैं ताकि जो है हमारी वर्किंग जो डीएससीपी की है वो भी वेरीफाई हो जाए कि डीएससीपी सही वर्क कर रहा है, वीएमवेयर ने कोई बदतमीजी नहीं की। ये हमारा डीएससीपी चल रहा है, ये इस पे स्कोप बनी हुई थी कल जो हमने बनाई थी वही, ठीक है। 1.0 में से ये एड्रेस लीजेस हैं। हम जनाब इधर जाते हैं और इस कंप्यूटर को भी क्या बना देते हैं, डीएससीपी, ठीक है। डॉक्टर सेटिंग्स, ठीक है जी। वेरीफाई करें एड्रेस क्या है, अगर कुछ और है तो रिलीज रिन्यू कर दें। आईपी कॉन्फ़िग नहीं जी, कुछ और है, वो ये हुआ होगा। एपीपा पे रिलीज नहीं चलता है, बात याद रखें। अगर कंप्यूटर ने एपीपा से एड्रेस लिया है तो आप डायरेक्ट रिन्यू देंगे। रिलीज वो आईपी होता है जो डीएससीपी से लिया, ठीक है। इसमें कल हमने कोई चेंजेस तो नहीं कर दी थी, कोई मैक फिल्टरिंग वगैरह, फिल्टर शिल्टर तो नहीं बनाए थे? नहीं, ये डिसेबल है।
डिसेबल है जी, डिसेबल है, देना चाहिए एड्रेस इसे। मैनुअल देके और पिंग करवा के देख लेते हैं क्या लंबे काम में पड़ेंगे। फैन ऑन करना तो कर लें ऑन, इट्स अप टू यू। पिंग हो रहा है जी, ख़त्म कहानी। प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, DHCP की सर्विस देख लें, वो खैर सर्विस चल रही थी तो यहीं पे रेड मार्क आ रहा होता। ऑथोराइज है, ऑथोराइज है, जिससे ऑथोराइज भी आ रहा तो उस पर लीसेस, ये लीज हो गया, बेशक डिलीट कर दें, अब ये क्लाइंट नहीं चल रहा। और एड्रेस पूल 1 से लेके 200 तक 10 तक, हाँ ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, बस एड्रेस देना चाहिए इसे। तो स्टैट्स तो अब तो पिंग करवा के हमने देख ली, वो तो सही है, लेकिन अब जब हमने पिंग config slash training ये देख लें कि लोकल एरिया कनेक्शन टॉप पे है, बिल्कुल जी। हमने वो जो कल पॉलिसी मैप करवाई थी उसके बाद रिवर्स किया था, बोलेंगे कौन सी पॉलिसी? नैप, ये देखो, ये है रीज़न। आपने फायरवॉल उसकी डिसेबल यानी फायरवॉल तो हाँ, फायरवॉल जो था वो तो अपनी जगह था, नेटवर्क पॉलिसी की बेसिस नहीं दिया, आप दे देगा वो देखिए फ़ौरन दे दिया, ठीक है, इस वजह से नहीं दिया। क्लियर है ना, मतलब मैं ऑडिट लॉग दिखाया था वहाँ पे लिखा होगा नैप की वजह से। सर एक चीज़ नैप में हमने फिल्टर लगाया था उसके लिए, मैंने आपको दिखाया था कि नैप में मैंने क्या क्या किया, तो सर हल्का सा बोल बस नैप में मैंने एक नहीं बहुत सारी मेक श्योर किया था कि नैप पे अगर जाए तो आईपी ना मिले, ठीक है। नैप आपने अभी नहीं पढ़ा, नैप में मैंने जो पॉलिसी बनाई है वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड बनाई है कि आईपी मिल ही नहीं सकता, मैंने दिलवाना हो तब भी नहीं मिलेगा वो जब नैप पढ़ेंगे तब देखिएगा। अगर आपने नैप की पॉलिसी को कॉल किया एड्रेस नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने उस पर की नहीं ना, एम्प्टी यानी ऑलमोस्ट एम्प्टी कन्फिगरेशन है, ठीक है। ओके जी, अब ये आपने देख लिया। अब लेट्स अज्यूम ये हमारी स्कोप थी, हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, हमने इसे 250 तक किया, ठीक है जी। और ये स्कोप जो है ये सारी यूज़ हो गई है, ठीक है। अब जाहिर है मेरे पास 250 क्लाइंट्स तो नहीं हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ज़ीरो कहाँ से आ गया, सोना नहीं है, 159 बाकी पहले ही एक्सक्लूडेड है, एक और करनी पड़ेगी अब 192.168.0.1.201 से लेके कहाँ तक बनाई है, 254 तक बना दिए मैंने, मेरा ख्याल है बना दिए, नहीं तो एरर दे देगा। हाँ एरर, अभी मैंने स्कोप कहाँ तक बनाई है, 250 तक बनाई है। ले मैंने सारे एड्रेस एक्सक्लूड करवा दिए यार, देखें ना हमारे केस में तो 250 क्लाइंट लगे हुए हैं, उनको असाइन, तो मैंने सारे एक्सक्लूड करवा दिए और अब मैं नई स्कोप बना रहा हूँ, ताकि वर्क बनाने ठीक है। नहीं स्कोप इसने पहले भी बनानी थी, आईपी वहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि ये इस स्कोप में से एड्रेस बगैर सुपर स्कोप के नहीं देगा। ये देखें बन गई स्कोप, ये बन गई स्कोप, एक्टिवेटेड है, ठीक है जी। ये आपको मार्क नज़र आ रहा है, ये ब्लू मार्क क्या हो गया, बस इस ब्लू मार्क का मतलब है कि DHCP इज़ रनिंग आउट ऑफ एड्रेसेस इन सम स्कोप। ये जो आइकन आ रहा है, क्योंकि इस स्कोप में एड्रेस ख़त्म हो गए, लेकिन ये स्कोप तो पूरा मौजूद है ना, मौजूद है या नहीं। मैं क्लाइंट पे जाता हूँ, अभी सुपर स्कोप मैंने नहीं बनाई, ये मैं जनाब रिलीज़ करता हूँ। सर जो इसको बनाया वो उसका आईपी एड्रेस वो नेटवर्क आईडी से वही था या अब ये दो स्कोप, एक इस नेटवर्क के लिए तो 2 स्कोप बन ही नहीं सकते, हाँ वो बन नहीं सकता, तो 2 स्कोप का मतलब है 2 नेटवर्क, दो नेटवर्क, ठीक है। लेकिन बगैर सुपर स्कोप के नहीं देगा उसमें से एड्रेस, ये लेंगे
ठीक है, उसकी वजह ये है कि DHCP का अपना एड्रेस किस में है 1.1 में, नहीं ये वो एक बचा हुआ होगा हमने जो 159 तक किया था ना, वो एक बचा हुआ था, उसने वो एक दे दिया, कोई मसला नहीं, वो भी एक्सक्लूड करवा देते हैं, मजबूर कर देंगे इससे। लीजेस में जाएं, वो उसमें जाएं, स्कोप के एड्रेस पूल में, यार 161 से 200, अच्छा हाँ ये देखें ना 159 तक है, चलें जी, वो एक बचा हुआ था, देखें DHCP कितना ऑनेस्ट है, उसने कहा एक है मेरे पास वही दे, ये लें, अब तो वो भी नहीं है, नीचे नहीं दे रहा ना, वही वाला आईपी बस ये करना है, नीचे कोई देने की जरूरत नहीं, ऐड करवाएं, बेशक वही लिख दें तब भी एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बगैर भी करेगा। नहीं जी करें रिलीज, रिलीज किया, नहीं रिलीज करने में तो जाहिर है हमने जब रिलीज कमांड दे दी तो ये बाउंड है वापस उसका रिलीज करने का मतलब कि आपकी जो कमांड हमारी सकती है लीज इनिशिएट वो भी सब फाइल हो जाती है किसमें, वैसे तो लीज उनसा ये टेस्ट करना है, हाँ लेकिन जैसे हम रिलीज करते हैं तो जाहिर फिर तो रिलीज तो आईपी होगा, तो रिलीज हो गया तो अब दोबारा रिलीज करने का तो कोई मकसद नहीं है ना, आईपी होगा तो आप रिलीज करें। सवाल ये है कि अगर उसके भी डेज रहते हैं, हाँ मैनुअली दे दिया तो फिर तो आपने फोर्स कर दिया वापस कर दिया, तो जब वो रिन्यू होगा तो वही आईपी उसको मिलेगा या DHCP? जरूरी नहीं है कि वही, जरूरी नहीं, बस ठीक। देखें नहीं हो रहा नहीं, मसला क्या है, रिकॉल करें मैंने क्या कहा था कि जब भी DHCP ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है तो उस स्कोप में से एड्रेस देता है जिसमें वो खुद है, वो खुद किस में है 1 में, एड्रेस किस में है 0 में, 0 में वो नहीं। अब हम क्या करते हैं सुपर स्कोप बनाए, खैर इसको जरा बिल्कुल फारिग हो जाने दें, पता लगे मैं वहाँ बनाऊँ इधर एड्रेस मिला आपके सर, ये पहले का तो नहीं मिला, उसको एरर देने दें पहले, एड्रेस 0 में क्या मैंने 2 स्कोप बनाई है ना, दूसरे जो 0 कोई मैं इसको पूछा था ज़्यादा समझ आ रहा हो ये भी प्रॉब्लम होता है। नहीं जी ठीक है, मेरा ख्याल है मैं आपको एक और काउंटर दिखा देता हूँ, आप डिस्कवर का काउंटर देखें, वो इंक्रीमेंट होके कहीं का कहीं पहुँच चुका होगा, जबकि ऑफर रुकी हुई है 16 पे, प्रोपोर्शनेट नहीं है दोनों को प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, वो 23 पे है तो वो भी 23-24 पे हो, ये तो 7 पैकेट्स का फ़र्क है। डिस्कवरीज इसने रिसीव की है 23, ऑफर इसने 16 टाइम्स की है, तो ठीक है ये लें 24 हो गया, फिर वो ऑफर 16 पे, तो ठीक है उम्मीद है वहाँ एरर आ चुका होगा, चलें जी आ जाएगा एरर, ठीक है ये आपको कह देगा कि जी एड्रेस नहीं मिल सका, माफ कर दें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अच्छा सर ये सुपर स्कोप का ऑप्शन R2 में है, R1 में भी है या विंडोज़ 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं सर इसमें विंडोज़ 2000 मैंने कहा, अच्छा पुरानी ऑप्शन, न्यू सुपर स्कोप, क्लिक करें इस पर, नेक्स्ट करें, इसमें आपने सिर्फ नाम देना है, जो मर्ज़ी नाम दे दें, और उसके बाद स्कोप सेलेक्ट करनी है। अभी मैं एक सवाल करूंगा और जो जवाब नहीं देगा उसको जुर्माना होगा, वो अभी पूरी क्लास को बॉटल्स पिलाएगा। आपको अब नज़र ही नहीं आ रहा, वो दोनों स्कोप मिला दिए मैंने, दोनों स्कोप लिखी हुई आ रही है, ठीक है। स्कोप 1 जो बनाई थी वो 1 वाली और ये 0, नेक्स्ट करें, फिनिश कर दें, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। अब मुझे बताएं DHCP में इस वक्त कितनी स्कोप नज़र आ रही है, एक, उसे देखें ना सिर्फ इस स्कोप को, क्या इसमें DHCP का एड्रेस है, सुपर स्कोप को देखें ना, अब जाएं उधर, न सिर्फ ये कि एड्रेस मिलेगा बल्कि मिलेगा भी 0 वाली स्कोप में से, वो एक तो खत्म हो चुकी है। ठीक है 192.168.0.1, और इसलिए यानी सुपर स्कोप की वजह से अब उसने उसको अपना सुतीला बच्चा नहीं समझा, उसको अपना बच्चा समझ लिया, ठीक है, उसको यूज़ कर लिया। लेकिन जब तक वो अलहदा स्कोप में था, वो एक इंडिपेंडेंट स्कोप थी, तो उसको पता था कि इसको सिर्फ कब यूज़ करना जब रिले एजेंट से रिक्वेस्ट आएगी, ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं, लोकल नेटवर्क के लिए नहीं है। लेकिन अब जब आपने उसे ग्रुप करके एक स्कोप बना दिया तो क्योंकि खुद DHCP उसी सुपर में है, इसलिए वो उसे कंसिडर कर रहा है। और सर ये सारा प्रोसीजर सीमलेस हो जाएगा, हर चीज़ जिस तरह, हाँ, इसके लिए कुछ और बातें भी हैं जो आपको बतानी है, वो मैं बताता हूँ। पहले एक सवाल, ये अभी आपस में कैसे सर एक चीज़ है,
ये एसी का जवाब, मुझे पता है एसी सवाल का जवाब मुझे भी देना है। हाँ सर एक चीज़, अगर आपने 3 2 स्कोप पहले से बनाई थी, ठीक है, तीसरे में ऐड कर लेते हैं और सुपर स्कोप बनाते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, शायद उसी सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाए। तो हम रेडी कर दें। ये मैं स्कोप बना रहा हूँ 10.0.0.1 से लेके 10.111 200, ठीक है, बहुत एड्रेसेस हैं ये, थाउजेंड्स में चले जाएंगे, बल्कि मे बी था मोर देन थाउजेंड्स। ये मैंने स्कोप बना ली, 3 स्कोप हो गई, सुपर स्कोप मैं डिलीट कर चुका हूँ। ठीक है। सवाल का जवाब देंगे अरशद। अरशद देखें इधर, मैं न्यू सुपर करता हूँ, ये मैंने किया न्यू सुपर, मेरे पास 3 स्कोप हैं, एक 192 वाली, 192.0.0 वाली, 192.168.0, दूसरी 192.168.1 और तीसरी है 10.0.0। मैं न्यू सुपर करता हूँ, सुपर स्कोप, और 10 वाली और 192.168.0, इन दो को मिला के मैं सुपर स्कोप बना देता हूँ। क्या इस सुपर स्कोप में से DHCP सर्वर एड्रेस देगा क्लाइंट को? नो, वाई? क्योंकि उसका अपना एड्रेस इसमें नहीं है। समझ में आई बात? आपने सुपर स्कोप तो बना दी, लेकिन उसी तरह जो हमारी पहले अप्रोच थी उसी अप्रोच को अप्लाई करते हैं। क्या इस सुपर स्कोप में DHCP है? खत्म बात, सुतेला बच्चा है। ठीक है, सगा कब होगा? जब DHCP, मैं आपको वेरीफाई भी करवाया था, जाए वहाँ रिलीज रिन्यू करें, एड्रेस नहीं देगा। ये रिलीज किया, यही सवाल था, यही सवाल था ना आपका? पहले हम एड्रेस को बनाते हैं और सुपर स्कोप बनाते हैं, इसमें पहला वाला नहीं रखते हैं, जिसके अंदर फिर क्या लोकेट करेगा। ठीक है जी, अगर देना हो तब तक दे देता। अब जनाब एक सवाल जिसका ताल्लुक DHCP से नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने केस स्टडी ऐसा कंसिडर किया था कि उस इशू को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब ऐसा केस स्टडी आपके सामने आएगा जिसमें एनवायरनमेंट एक ही था, पहले तो ये याद रखें कि ऐसा एनवायरनमेंट जो फिजिकली तो सिंगल नेटवर्क पे हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर 2 IP नेटवर्क चल रहे हैं। यही केस था ना, ये फिजिकल नेटवर्क एक ही था, लेकिन 2 स्कोप आपने बनाई नहीं थी। मैंने आपको कहा था कि ऐसा एनवायरनमेंट बड़ा मैच्योर होगा, इसीलिए सीमलेस वाला इशू आया है ना। अगर आपने खाली एक स्कोप से दूसरी पे स्विच होना है, बड़ा आसान तरीके, DHCP पुरानी स्कोप डिलीट करें, नहीं बनाए, रिलीज नहीं करें, सब पे नया IP चले जाएंगे। ये सुपर स्कोप की इतनी लंबी चक्करबाजी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि एनवायरनमेंट रिक्वायर कर रहा था सीमलेस माइग्रेशन विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इसके लिए इतना तो डिस्टर्बेंस में तो ये भी शामिल है कि जब तक सारे इस पे स्विच ना हो जाएं, इंटरऑपरेबिलिटी होती रहे। सबसे पहला काम जो आप करेंगे, ये चल रहा था स्कोप, आपको बॉस ने कहा कि वी आर एक्सपेक्टिंग माइग्रेशन फ्रॉम एक्जिस्टिंग नेटवर्क टू अ न्यू बिगर नेटवर्क इन रिसेंट मंथ्स। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको जो कि 8 डेज पे है, इसको कम कर दें, इसको फ्यू आवर्स पे ले जाएं, ताकि क्लाइंट जल्दी जल्दी आने लगे सर्वर। ठीक है, नए IP नहीं जब भी आए 4 दिन बाद, एक क्लाइंट अभी भी एड्रेस लेके गया था आपकी चेंजेस करने से पहले, 4 दिन बाद जब ये आएगा तो इसको 8 डेज चले जाएंगे, 4 डेज 5 डेज जो भी आपने दिए। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट उन चंद घंटों बाद आएगा। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि जब भी वो एक्चुअल चेंज आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़े, वो टाइमली फैशन में डिलीवर हो जाए। उसके बाद अब आपने सुपर स्कोप बनाया, 2 स्कोप इसमें बन गए। आप ये भी चाहते हैं कि तमाम क्लाइंट्स जब तक स्विच नहीं हो जाते नए पे, इंटरऑपरेबिलिटी होती है। एक ये कंप्यूटर है रहता, इस कंप्यूटर पे एक ही NIC है, उस एक NIC में 2 IP आप मैन्युअली देंगे, 192.168.1 डॉट फॉर एग्जांपल 10, और दूसरा एड्रेस क्या देंगे, 172.16 फॉर एग्जांपल 0.10, और इसमें 003 में ये वाला एड्रेस आ जाएगा, और इसमें 003 में 003 रिकॉल कर लें, कल मैंने बताई थी राउटर का एड्रेस होता है। अब जब DHCP इन स्कोप्स में से एड्रेस देगा तो क्या होगा, जिनको एड्रेस 192 में से जा रहे हैं उनको डिफॉल्ट गेटवे ये वाला मिल जाएगा, और जिनको एड्रेस 172 में से जा रहे हैं उनको डिफॉल्ट गेटवे ये मिल जाएगा। ठीक है, इस कंप्यूटर पे आपने क्या करना है, LAN राउटिंग इनेबल कर देनी है, जो मैंने आपको अभी रिले एजेंट में बताई थी। अब
अज्यूम करें यहाँ पे दो सिस्टम है, इस सिस्टम के पास पुराना आईपी है 192.168.1.50 और इस कंप्यूटर को डीएससीपी ने नया वाला आईपी दे दिया है। ये इससे कम्युनिकेट करना चाहता है। जब भी कंप्यूटर ने नेटवर्क से बाहर जाना उसे राउटर की जरूरत होती है, तो ये डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगा, उसी एनआईसी से रिसीव होगा और उसी से एग्जिट होके इधर आ जाएगा। सेम गोज व्हेन 51 ट्राइज टू कम्युनिकेट टू 50, इधर से पैकेट इधर जाएगा और इस सारा काम डीएससीपी से आप डिलीवर कर चुके हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको पूरी को आप एक्सक्लूड करवा देंगे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सारे किस पे स्विच होते जाएंगे। इसको पूरी को आपने एक्सक्लूड करवा दिया ताकि इसमें से एड्रेस अब दे ही ना। ठीक है, तो जो नया आएगा इस पे वही होंगे जो ओल्ड है, जिन्होंने अभी तक रिन्यूअल की रिक्वेस्ट नहीं भेजी। फ्यू आवर्स बाद सारे इस पे स्विच हो जाएंगे। जब स्विच हो जाएं इस पे जाके स्कोप डिलीट कर दें, इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी हटा दें। और ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें फिजिकल नेटवर्क एक हो और आईपी नेटवर्क दो चल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? मल्टीनेट्स। ये मल्टीनेट्स था जो आपने देखा, ये मल्टीनेट्स। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके एनआईसी पे जाकर हम लोग मैनुअली आईपी देते हैं। हाँ, एक कंप्यूटर को राउटर बना लेना, एक कंप्यूटर को राउटर बना लें और उसका एड्रेस स्कोप में दे दें। अच्छा, एक कंप्यूटर को तो एक कंप्यूटर को, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सारों को तो पागल है, हम सारों को एड्रेस दे रहे हैं। एक कंप्यूटर को आपने राउटर बनाया है और उसका एड्रेस, ये वही काम है जो उस वक्त करना पड़ेगा अगर आपके पास वाकई राउटर लगा हुआ है। तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? उस राउटर का एड्रेस आप जाके स्कोप में देंगे ना, तो वही राउटर आपने लगा दिया। सिर्फ फर्क ये है कि फिजिकल नेटवर्क एक ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप में से वो लोग जिन्होंने सीसीएनए वगैरह पढ़ा है, सीसीएनए में एक वीलैन से पैकेट दूसरी वीलैन में जा रहा है लेकिन स्विच एक ही है, तब भी क्या होता है? राउटर पे जाता है फिर वापस आता है। वही काम यहाँ हुआ है। बस ये बता दें कि कैसे बनेगा ये जो आपने एनआईसी के, वही जो लैन राउटिंग मैंने की थी, मैंने आपको अभी रिले एजेंट के लिए क्या करके दिखाया था। ये कंप्यूटर है, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, एक आईपी तो उस पर दिया हुआ होगा 192 वाला, क्या ख्याल है? देखें, एक आईपी तो आपने यहाँ दिया हुआ है। एडवांस में जाएं, ये क्या लिखा हुआ है? आईपी एड्रेस ऐड करवाएं, दूसरा आईपी यहाँ दे दें। ये लें जी, ये दो आईपी हो, दो से ज़्यादा भी दे सकते। तो ये सर ये एक्सेल प्रॉपर बन गया? नहीं, अभी नहीं बना, अब दूसरा काम भी। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस में जाएं, जो मैंने रिले एजेंट में नहीं किया था, विज़ार्ड चला के लैन राउटिंग सेलेक्ट किया, वो काम कर दें बस राउटर में। डिसेबल करके दिखाया था दोबारा, अब इसमें तो इनेबल्ड है ना ऑलरेडी। चलिए हम उस मशीन पे करें जिसको राउटर बना रहे हैं। बिल्कुल जी, ये उस मशीन पे हो रहा है जिसको राउटर बना रहे हैं, इसका डीएससीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। राउटिंग का रिमोट कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में गए, नेक्स्ट किया, क्या सेलेक्ट किया और नेक्स्ट करके फिनिश कर जी। आप बिल्कुल सब कुछ वही प्रोसीजर है जिस तरह आपने, हाँ वही 100%। लेकिन अब आप आगे जाके किस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे? किस चीज़ को? रिले एजेंट में तो वो रिले एजेंट ऐड करवाना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस ये लैन राउटिंग चला के लैन राउटिंग सेलेक्ट कर दिया, बन गया राउटर। दो आईपी तो हैं इसके पास, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ कोई बहुत सारे नेटवर्क थोड़ी है कि इस पर कोई ओएसपी है या EIGRP चलाना है। और सर वो दो आईपीस हैं, वो आप एक एनआईसी में दे सकते हैं, यू डोंट नीड टू। हाँ, एक एनआईसी में आप दो आईपी दे सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, या आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, 3 वर्चुअल मशीनें लगाएं, एक पे दें 1 वाला एड्रेस, दूसरी पे दें 2 वाला एड्रेस और तीसरी वर्चुअल मशीन पे एक ही एनआईसी पे 2 एड्रेस देके लैन राउटिंग करके और दोनों को कम्युनिकेट करवाए होंगे, एज लॉन्ग एज के दोनों पे डिफ़ॉल्ट गेटवे करेक्ट दिया। हमने तो 003 के थ्रू डिलीवर किया है, अगर आप ये टेस्टिंग करें तो मैनुअली देखें। ठीक है, ले जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अगली बात लिखें, मल्टीकास्ट स्कोप। लिखें जी मल्टीकास्ट स्कोप। बस मल्टीकास्ट स्कोप के बाद आखिरी बात है बैकअप, रिस्टोर और आर्टिकल खत्म। हमारे पास 27 मिनट है, बहुत है 27 मिनट। मल्टीकास्ट स्कोप है तो एक और चीज़ भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो डिज़ाइनिंग में टच कर लेंगे। डिज़ाइनिंग में है भी वो, अभी ज़रूरत नहीं है, उसमें पागल करने वाली बात है।
DSCP पे थीसिस लिखना है आपने, एमफिल DSCP में एमफिल कर रहे हैं। हाँ जी, मल्टीकास्ट स्कोप सबसे पहले तो उसकी नीड अंडरस्टैंड करो। आपने आज तक देखा है NIC पे आप कोई मल्टीकास्ट एड्रेस दें तो क्या होता है? किसी ने आज तक मल्टीकास्ट एड्रेस देने की कोशिश की हो NIC पे या दिया हो? एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप NIC की प्रॉपर्टीज़ में 223 से हायर कोई भी वैल्यू दें, ओके से पहले एरर आ जाएगा, लिखते ही एरर आ जाएगा। ओके कभी वेट नहीं, आपने 224 लिखा फॉरन एरर आएगा। स्पेसिफाई वैल्यू बिटवीन 1 to 223। मेरी इंफॉर्मेशन के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है? यूनिकास्ट एक के लिए, ब्रॉडकास्ट सबके लिए, मल्टीकास्ट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मल्टीकास्ट एड्रेस कंप्यूटर के NIC को असाइन नहीं होता। मल्टीकास्ट एड्रेस किसी एप्लीकेशन का होता है। आप में से वो लोग जिन्होंने सिस्को पढ़ा हुआ है, OSPF मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करता है। OSPF जो है वो एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मल्टीकास्ट एड्रेस असाइन होता है किसी एप्लीकेशन। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आपके एनवायरनमेंट में चल रही है देन यू नीड मल्टीकास्ट को, नहीं चल रही तो फिर नहीं चाहिए। ठीक है, अब विंडोज बेस्ड एनवायरनमेंट में बल्कि एक टर्म आप लिखें मैडकैप, MADCAP, और ये जिसका एब्रीविएशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखें मल्टीकास्ट एड्रेस डायनामिक क्लाइंट एलोकेशन प्रोटोकॉल। क्या लिखा जी? मल्टीकास्ट एड्रेस डायनामिक क्लाइंट एलोकेशन प्रोटोकॉल, मैडकैप। इसका किसी ने नाम सुना है आज तक? नहीं सुना ना? पता क्या है मैडकैप? अगर आपसे कोई कहे कि मैडकैप इंस्टॉल कर दें, आप पता क्या इंस्टॉल करेंगे? DSCP इज अ मैडकैप। मैं आपको उसकी हेल्प में दिखा देता हूँ। देखिए, मैं DSCP की हेल्प है ना, ये मैं DSCP की हेल्प ओपन कर रहा हूँ और इसमें मैं सर्च करता हूँ मैडकैप। मैं DSCP नहीं सर्च करता, क्या सर्च करता हूँ? मैडकैप, और देखता हूँ कि ये क्या कहता है। लें जी, मैडकैप DSCP overview. मैडकैप is supported in IPv4 DSCP server से डरिए। The primary component of DSCP allow you to deploy DSCP server and मैडकैप server। समझ में आई बात? यानी DSCP is a मैडकैप। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? मल्टीकास्ट स्कोप बनाना। अगर आपने DSCP सर्वर में मल्टीकास्ट स्कोप बना दी तो DSCP क्या बन गया? मैडकैप सर्वर। अब ये करता क्या है? एप्लीकेशंस को एड्रेस देता है। कौन सी एप्लीकेशन? कोई एप्लीकेशन आपने चलाई हुई मल्टीकास्टिंग जो करती है। ठीक है, पुराने जो थे ना, इसकी हम लैब करवाते थे विंडोज़ 2000 में, उस वक्त नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसमें हम ये किस तरह करवाते थे? हमारे पास एक एप्लीकेशन होती थी फ़ोन डायलर की, वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करती थी, लेकिन अब वो एप्लीकेशन है नहीं इसमें। ठीक है, स्कोप मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर आप इसकी टेस्टिंग करना चाहें तो आप एक साइड पे विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल या विंडोज़ XP लगा लीजिएगा, उसमें आपको आई बिलीव के फ़ोन डायलर की एप्लीकेशन नहीं आएगी। विंडोज़ 7 में जो फ़ोन डायलर है वो नहीं है। हाँ हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये इसमें नहीं है। जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, उसमें बड़ी सी एप्लीकेशन रन होती थी जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनिशिएट कर सकते थे, उसमें मिलता था एड्रेस। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सर्च करता है कि इस पे है? नहीं, जब जैसे ही आप एप्लीकेशन चलाते हैं ना, वो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में DSCP को सर्च करता है, और DSCP जहाँ भी होता है वो मल्टीकास्ट में से उसे एड्रेस देगा। जो वीडियो कॉल जैसे यूज़ करते हैं। हाँ, जिस तरह वीडियो कॉल है, बिल्कुल कह सकते हैं उसे। सर थोड़ा सा मैं देखूंगा अगर मुझे नेट पे कोई एप्लीकेशन मिल गई ना तो मैं इंस्टॉल करके आपको एड्रेस दिलवा के भी दिखा दूंगा, लेकिन ये देख लें मल्टीकास्ट स्कोप बनती किस तरह। ये ना बैकग्राउंड में हम अज्यूम कर रहे थे कि एक मशीन है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। आपके पास 3-4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और आप मल्टीमीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वेबकैम लगे हुए हैं, हेडफोन लोगों ने लगाए हैं। एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक USA में बैठा हुआ है, कराची में बैठा है। एक बंदा उनमें से क्या करता है? कॉन्फ्रेंस इनिशिएट करता है। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस इनिशिएट करेगा उस एप्लीकेशन को DSCP 2 एड्रेस दे देगा।
ठीक है, फॉर एग्जांपल 224.0.0.5 224.0.0.6। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब वो वीडियो कॉल का जो कंटेंट है वो एडवर्टाइज हो रहा है किस पे, 224.0.0.5 पे हो रहा है फॉर एग्जांपल, यही एड्रेस था जो DSCP ने दिया है। उस एप्लीकेशन ने मांगा ना कि यार मुझे मल्टीकास्ट एड्रेस दो जिस पे मैं ये कंटेंट एडवर्टाइज करूं और मेरे ग्रुप के मेंबर्स जो सारे उस पर लिसनिंग कर रहे हैं वो सुन सकें। तो अब सारे जो मेंबर्स हैं वो किस एड्रेस पे लिसन कर रहे हैं, 224.0.0.5 पे। इस पे जो भी कंटेंट जाएगा वो उन तमाम कंप्यूटर्स को रिसीव होगा जिन्होंने उस वीडियो कॉल को ज्वाइन किया। लेकिन आप कह रहे हैं 2 IP, 2 IP इसलिए देता है ताकि अगर पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर वो दूसरे पे जा सकते, देता 2 ही है, ठीक है जी। मैं बहरहाल ज़रूर देखूंगा, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन इसकी मिल जाती है मैं इसकी भी सेटिंग देख लेता हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें नहीं है। इसमें वही है जो 2000 में इन्होंने रिलीज़ किया था। अब इन्होंने इसको पहले तो बड़ा पॉपुलर किया था लेकिन अब नहीं किया, नहीं इसमें नहीं है हमारे पास। जान छुड़ाएंगे इससे, ओके जी। ये नेक्स्ट किया मैंने, क्या यार मल्टीकास्ट, इसको मुझे ज़रा नाम जो है वो सही देने की आदत है इसलिए मैंने बैक किया। ओके जी, यहाँ पे आप दे रहे हैं वो देखें ऊपर उसने रेंज बताई है कि ये एड्रेस 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.255 तक हो सकता है, और क्योंकि ये मल्टीकास्ट एड्रेस है इसलिए इसमें सबनेट मास्क नहीं होगा, ठीक है। दे दें 224.0.0.0 से लेके मैं दे देता हूँ 224.0.0.100 255। सबनेट मास्क कब होता है, जब नेटवर्क और होस्ट को सेपरेट करना हो। मल्टीकास्ट में कहाँ से नेटवर्क और कहाँ से होस्ट, ये तो ग्रुप का है, तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, उसका IP नेटवर्क डिफरेंट हो सकता है। TTL समझना पड़ेगा, एक क्लास है, एक क्लास आपने IP एड्रेसिंग बिल्कुल नहीं की हुई, आपसे कहा था अर्ली आए हो, मैं यार आपको सारी IP एड्रेसिंग करवा दूँ, यानी आप अदरवाइज थोड़ा सा आगे चल के हमने भी कुछ डिस्कशन इससे करनी है, लेकिन ये तो आप ऑफिस में तो, यानी जो हमने इसमें किया है वो तो 15 मिनट का काम है। वही सर, अगर ना किया तो फिर तो ये समझ नहीं आता कि क्यों नहीं हो रहा। असल में यूनिकास्ट एड्रेस की जो रेंज है ना वो 223 पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो जैसे मैंने 224, अगर मैं NIC की प्रॉपर्टीज़ में जाके लिखूँ, मैंने आपको भी बताया अभी क्लास की पूरी रिजल्ट की है पूरी, ये सिर्फ मल्टीकास्ट है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा 224, उसने देखना कितना बुरा बनाना है। 224 isn't a valid entries, please specify a value between 1 and, तो 1 से लेकर 223 तक वो एड्रेसेस हैं जो कंप्यूटर के NIC को असाइन कर सकते हैं या किसी भी IP होस्ट को आप दे सकते हैं। इससे आगे जो एड्रेसेस हैं उनका पर्पस कुछ और है, तो उन्हीं में से ये रेंज है जो मैंने दी है। ये क्या है, TTL है नंबर ऑफ राउटर्स जिसमें से वो मल्टीकास्ट गुजर सके। 32 का मतलब है 32 राउटर, इसका हरगिज़ मतलब कोई टाइम नहीं, टाइम टू लेम नंबर ऑफ राउटर, देख लें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। TTL is the number of routers that multicast traffic passes through on your network। अगर आपके वो मल्टीकास्ट ट्रैफिक यानी पैकेट गुम हो गया है, नेटवर्क में लूप बन गया है, तो 32वां राउटर उसे ड्रॉप कर देगा लूप अवॉइडेंस के लिए। बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे राउटर लगे हैं, पैकेट गया इधर घूम के वापस आ गया, घूमता जा रहा है, तो हर राउटर TTL को ना डिक्रीमेंट करता है। 32 है, 31, 30, 29, पैकेट गुजारने से पहले कम, तो जैसे ही 0 होगा वो ड्रॉप कर देगा, आगे नहीं भेजेगा जी। सर मल्टीकास्ट अब एक बंदा US से बैठे, हमें क्या पता कितने बीच में राउटर है, तो हाउ कैन वी नहीं तो आपका प्राइवेट नेटवर्क है ना, आप इंटरनेट से थोड़ी जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कितना राउटर है, और अदरवाइज बढ़ा दें इससे आप। मेरा ख्याल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो, वैसे जब आप हॉटमेल पे जा रहे हैं ना 32 बहुत ज़्यादा है, जब आप हॉटमेल पे जाते हैं आपके दरमियान में कितने राउटर्स आते हैं, 17 या 18, चेक कर सकते हैं आप। कमांड है ट्रेसर T, उससे आप चेक कर सकते हैं, और एक ग्राफिकल टूल भी है इंटरनेट पे फ्री पड़ा हुआ है, मिल जाएगा आपको, विजुअल राउट। ये तो आपको
बता भी देगा कि आपका पैकेट निकला, उसके बाद इस्लामाबाद गया, वहाँ से सिंगापुर गया, पूरा ग्राफ बना हाँ सर देगा। बिल्कुल सही है। बड़ा पुराना है यार, ये मैं बताता था। एक और टूल बताता हूँ, मेटा ट्रेस, ये भी यही काम करता है। अब पूरा राउट बना देगा कि पैकेट कहाँ कहाँ से घूम के पहुँचा होगा। ठीक है, ओके जी। तो ये मल्टीकास्ट स्कोप है। नेक्स्ट करें, एक्सक्लूड कोई करवाना है। एक्सक्लूड क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूजन की ज़रूरत क्यों हुई, इसका जवाब जिन लोगों ने CCNA पढ़ा उन्हें पता होना चाहिए। क्या मैंने जो रेंज दी है उसके बीच में OSPF के एड्रेसेस नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना, तो ये इसलिए नहीं राउटर का नहीं, राउटर ये तो असाइनेबल IP ही नहीं है। अच्छा सर, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी फिक्स्ड Yes, sir. रिजर्व सर, कोई सी- मल्टीकास्ट एड्रेसेस को यूज़ करती है। इस तरह OSPF है क्या यूज करती है उसके 5 और 6। सर 10 तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होंगे, 10 उसके लिए आप PIGRP के लिए आप स्टार्ट ही इसको 2 to 5 से कर दें, 2 to 5 से, क्योंकि 4 वाले तो मैक्सिमम सारे छोड़ दें 2 to 5 से कर दें। तो सर क्यों एक्सक्लूड किया? ऐसी कोई एप्लीकेशन बार ना चल रही हो जो मल्टीकास्ट यूज़ करे, चंद प्रोडक्ट ठीक है। जिस तरह OSPF में 5 और 6 6 हमें करना पड़ेगा, ठीक है जी। लें जी, बस आगे इसका वो होगा लीज़, ये भी लीज़ पे होते हैं, 30 डेज़ का लीज़ है इसका, और ये हो गया फिनिश। ये जनाब मल्टीकास्ट होगा, ठीक है। आप देख लो, अगर ये यूनिकास्ट एड्रेसेस होते तो नीचे स्कोप ऑप्शंस भी आते, रिजर्वेशंस भी आते। क्या आ रहा है, पूल आ रहा है, लीजेस आ रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। ले जी, ये बात भी हो गई है। अब आ जाएं DSCP के बैकअप रीस्टोर में। मैंने आपको कल कमांड वाला बैकअप तो बता दिया था, ग्राफिकल भी है। राइट क्लिक करें DSCP पे, ये क्या लिखा हुआ है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस डायरेक्टरी में जाएगा, वो जो नहीं बैकअप की डायरेक्टरी इसके अंदर थी, ये बाय डिफ़ॉल्ट उस पे जाएगा। ये देखें कहाँ गया, DSCP बैकअप। हाँ, ये जो हमने कल नहीं देखा था जहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ था, ठीक है। तो आप कोई और बनाना चाहते हैं तो आप कहते हैं नहीं मैंने यहाँ नहीं बनाना, मैंने तो बनाना है जी C, यहाँ बनाना है, ये ना तो ओके कर दें, उसमें ले लेगा बैकअप। और अगर आप चाहते हैं कि ये खुद भी देखें, DSCP का एक है ऑटोमेटिक बैकअप जो DSCP खुद ले रहा है, ठीक है। ये देखिए ना, अगर आप DSCP की प्रॉपर्टीज़ में आएँ तो ये क्या लिखा हुआ है, बैकअप पाथ, तो DSCP खुद भी बैकअप ले रहा है, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने लेना है बैकअप, मैनुअल बैकअप मैं लेना चाहता हूँ, मैंने अभी कुछ चेंजेस किए, मैं चाहता हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं अभी इसी वक्त बैकअप लेना चाहता हूँ, तो फिर इस तरह से ले लो। ये भी तो हो सकता है आप बैकअप लेके उसको फिर टेप पे या किसी एक्सटर्नल मीडिया पे कॉपी करके ऑफ साइट रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बैकअप तो इसी में स्टोर हो रहा है अगर मशीन क्रैश हुई फिर, ठीक है। और इसी तरह जब रीस्टोर करना होगा तो यहाँ से रीस्टोर पे क्लिक करें, बताएं कहाँ पे है, और इस बैकअप में सर वो लॉग्स हो रही जो आपने सब कुछ हो रहा है, सब पूरी एवरीथिंग, कोई चीज़ नहीं छोड़ेगा, सब कुछ हो रहा है, ऑडिट लॉग सब चीज़। एवरीथिंग, सब चीज़ समझ आती है बात। नहीं जी, ख़त्म हो गया, अब वाकई ख़त्म हो गया। ये क्या था और क्या था, ये जो बताया दिमागे से फट गया, वो बैकअप हो वो ले आओ और रिस्टोर कर दो। हेलो वालेकुम सलाम, नवीद क्या हाल है?